बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे बखैर आफियत भी होंगे और अपने अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद बरकत फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है और इंशाअल्लाह हम फर्दन फर्दन आपके जवाबात भी देंगे। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। आज मेरा वीडियो एक बहुत ही मुख्तलिफ मौजू पर है। नो पॉलिटिक्स, नो फ़लस्तीन, नो फाइनेंस। मेरा वीडियो आज से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में एक बीमारी, मैं उसको बीमारी ही कहूँगा, आगे जब जिक्र होगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक बीमारी फैल गई थी और उस बीमारी को ऐसे महसूस होता कि जैसे छूत की बीमारी होती है कि वो फ़ौरन स्प्रेड होती रहती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगती है, उसके जरसों में फैलते रहते हैं और फिर एक वबा की सूरत अख्तियार कर लेती है। तो पाकिस्तान में भी एक वबा चली थी और रोज़ाना की बुनियाद पर ऑडियो और वीडियो लीक्स आ रही थी। क्या सच क्या झूठ उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ में किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रखी गई। ऐसा लगता था कि हमारी कौम के सियासतदान, लीडर्स, तालिब इल्म, तालिबात, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, उनकी फैमिलीज, सब ने एक ही धंधा पकड़ा हुआ है और वो जो कहते हैं कि धंधा तो है मगर गंदा है। मैं इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार हैं कि मैं किस धंधे की बात कर रहा हूँ। अब इन वीडियोज़ की हकीकत क्या थी, क्या सच था और क्या झूठ, इस पर तो वक्त गुजरने के साथ साथ गर्द की तहें जमती जा रही हैं और उनकी हकीकत हमारे सामने, अवाम के सामने नहीं आ रही। हालांकि PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में जब उनका चल चलाव का दौर था और जब वो हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन कायम किया था जिसकी सरबराही मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फैज़ ईसा साहब को सौंपी गई थी। मगर ये मौजूदा चीफ जस्टिस है, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे। मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने इस इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। इस इंक्वायरी कमीशन ने, जुडिशल कमीशन ने क्या करना था कि इन्होंने जो मुतासिन थे या उस मुतासिन के अलावा उस वीडियोज़ में जिनके बारे में जिक्र किए गए थे तो उनको बुलाना था, उनसे पूछना था, पूछगछ करनी थी, इंक्वायरी करनी थी और इस चीज़ का भी तयन करना था कि ये वीडियो लीक्स किसने की हैं और कहाँ पर ये बनाई गई हैं और कैसे बनाई गई है और इसमें क्या हकीकत है, क्या झूठ है और क्या सच है। मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने इस कमीशन को काम करने से रोक दिया और उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, सोमोटो एक्शन लेकर। वजह क्या थी? वजह थी कि सासू माँ और दामाद का प्यार, क्योंकि एक ऑडियो लीक्स ऐसी थी जिसमें उनकी सासू माँ का तस्करा था, उनकी आवाज़ थी और उनकी कुछ बातें थी। ये कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, इससे मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। आप सब लोगों को पता है, मीडिया में बहुत शोर, बहुत चर्चा रहा है इन चीज़ों का। हालांकि ये पाकिस्तान की आवाम का हक है और उनको इस बात की खबर होनी चाहिए कि इन ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स में कितना सच था और कितना झूठ था, ये कहाँ पर और कैसे बनाई गई, और अगर ये झूठी थी तो बनाने वाले और उनको लीक करने वालों को उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक बात तय है कि इस वीडियोज़ में और इन ऑडियोज़ में जो मुतासिन हैं, जो किरदार हैं, उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ सरेआम उड़ाई गई, उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ सरेआम बिखेरी गई और उनको इतना बदनाम किया गया कि वो अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने बेटों, अपनी बेटियों और उनके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहे। कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ख़ानदान की माशरत होती है, कुछ उनकी तहजीब होती है, उसमें इन तहजीब का जनाजा निकल गया और वो उनके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहे।
और ना ही उनका ख़ानदान माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहा और सर उठाकर चलने के काबिल रहा। मगर ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जहाँ सब कुछ होता है, जहाँ सब कुछ मुमकिन है, जहाँ हर चीज़ बिकती है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। जज्बाती किस्म के 4 लोगों ने भी इस पर इसी किस्म का रिएक्शन दिया कि अगर ए ने बी के खिलाफ वीडियोस बनाई है तो बी के हमदर्द ए को भी उसी इंसाफ के तराजू के उसी पलड़े में तोड़ने लगे। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस चीज़ का मुतालबा किया जाता कि भाई इनकी हकीकत बयान कीजिए, इनकी हकीकत सामने लाई जाए कि कितना झूठ है कितना सच है। लेकिन इस बात पर किसी ने एहतजाज नहीं किया कि इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की हकीकत से पर्दा उठाया जाए, और अगर वो सही हैं तो उसमें मौजूद चेहरों के खिलाफ जो कार्रवाई कानून के मुताबिक अगर बनती है तो वो की जाए, और अगर ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ गलत हैं तो फिर जिसने ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं और जिन्होंने इनको लीक किया है, जिन्होंने इनको मुआशरे में गंदगी को फैलाने की कोशिश की है, उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि जिन लोगों की इज़्ज़त का जनाजा उठा, जिन लोगों की इज़्ज़त का जनाजा निकालने की कोशिश की गई, उनका दागदार दामन कम अज़ कम आवाम के सामने साफ हो सके और उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल हो सके। मगर साबका चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल ने अपनी ज़ाती अना की खातिर इस गंदगी को साफ करने की बजाय अंडर द कारपेट डालने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। अंडर द कारपेट आपको पता है कि एक मुहावरा है, मीन्स के वो जो गंदगी होती है उसको साफ करो और चारपाई के नीचे छुपा दो। तो लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस गंदगी को जितना छुपाया जाएगा उसमें से उतनी ज़्यादा बदबू आएगी। कुछ वक्त के लिए छुपी रहेगी, लेकिन एक वक्त आता है जब ये गंदगी गलने सड़ने लगती है तो फिर उसमें से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं पता नहीं कितने इसमें कामयाब होता हूँ, कि ये वीडियोज़ कैसे बनाई जाती हैं। और उस ज़माने में इमरान खान साहब ने और कुछ दूसरे लोगों ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, डीप फेक वीडियोज़। तो डीप फेक वीडियोज़ के क्या मानी है और ये कैसे बनाई जाती हैं। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके लोगों को कायल करने के लिए चेहरे, आवाज़ें और वीडियोज़ बनाकर उनको धोखा दिया जाता है। लोगों को ऐसे कायल किया जाता है कि जैसे आपका चेहरा है, मेरी वीडियो है, कोई वीडियो चल रही है कहीं पर, उसके ऊपर आपका चेहरा लगा दिया और आपकी आवाज़ जो है मसनूई आवाज़, आपकी आवाज़ से मुमासलत रखने वाली आवाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर उसके साथ लगा दी गई, और पता चला कि जी आप हैं या ये मैं हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल सारी की सारी ऑडियोज़ या वीडियोज़ जो है ना वो गलत थी, लेकिन जिन मकासद के लिए वो इस्तेमाल की जा रही थी उससे लगता है कि वो आर्टिफिशियल थी, बनाई गई थी। ये टर्म टेक्नोलॉजी के ज़रिए नतीजे के तौर पर बोगस मवाद फराहम करती है। तो इन फेक ऑडियो वीडियो जो होती है उसको जो है वो जो नतायज होते हैं वो बोगस नतायज सामने आते हैं। मीन्स कि आप गलत तरीके से कोई काम करके उसके गलत नतायज हासिल करते हैं, लेकिन लोगों को वो सही लगते हैं। मीन्स कि आप अपनी मर्जी के नतायज हासिल करते हैं, हालांकि उनमें हकीकत नहीं होती, वो सही नहीं होते। डीप फेक को ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंसान की फलाह बहबूद और मुआशरे की बेहतरी के लिए और मुल्कों की तरक्की के लिए बेइंतहा इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप तो सब लोग कंप्यूटर पर काम करने वाले हैं और कंप्यूटर विज़ हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे कोई इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो लेकिन होता यह है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत नेक मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि बरतानिया में इसको बहुत अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जब सेहत से मुतल्लिक एक NGO है, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है या खैराती इदारा है सेहत के बारे में जो काम करता है, तो उसने बरतानिया का जो नामवर और दुनिया का मशहूर बॉलर था डेविड बेकहम, उसको उन्होंने हायर किया जो भी किया बहरहाल। तो हो सकता है उसने फी सबीलिल्लाह ये काम किया हो। तो उसका एक मैसेज एंटी मलेरिया मैसेज था, मलेरिया के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, उसमें एंटी मलेरिया मैसेज एक उसका रिकॉर्ड किया गया। और आप सब जानते हैं कि डेविड बेकहम जो है वो इंग्लिश फुटबॉलर था, इंग्लिश बोलने वाला, लेकिन लोगों तक उसकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए उसको 9 ज़ुबानों में वीडियो पेश की गई। 9 मुख्तलिफ ज़ुबानों में लोगों के सामने जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे उनको मुतासर करने के लिए ये वीडियो उनको पेश की गई,
اور اسی ڈیپ فیک ویڈیو کا استعمال کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا۔ ڈیوڈ بیکہم نے وہ ویڈیو انگریزی زبان میں ریکارڈ کرائی اور اس کے بعد اس کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 9 مختلف زبانوں میں ڈیوڈ بیکہم کی آواز میں ہی اور ان کے سامنے ہی اسی طرح وہ پیش کیا گیا، لوگوں کو اس کو 9 زبانوں میں پیش کیا گیا تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور اس کے میسج کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ حالانکہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ایک اور مسئلہ ہوا کہ یہ تو ہے اچھے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، لیکن اسی چیز کو خطرناک اور غیر قانونی کام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس کو ناپاک مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ناپاک مقاصد کے لیے تو خیر پاکستان میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو، جن ویڈیوز اور آڈیوز کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن دوسرے جو غیر قانونی کام تھے اور خطرناک کام تھے ان میں یہ تھا کہ ایک بینک سے 35 ملین ڈالر جو ہے وہ غلط طریقے سے ٹرانسفر کرائے گئے ایک فیک اکاؤنٹ میں، اور یہ کام کہاں ہوا؟ یہ یو اے ای کے ایک بینک میں اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے ایک بینک میں ہوا 2020 میں، جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آواز کو بدل کر ایک بہت بڑی کمپنی کے ایگزیکٹو افسر جو تھے، سی ای او تھے، اس کی آواز بنا کر مینیجر کو بیوقوف بنایا گیا اور 35 ملین ڈالر، یو کین کیلکولیٹ ہاؤ مینی روپیز، کتنے ارب روپے بنے، یہ 35 ملین ڈالر جو تھے وہ کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے، اور اس چیز کا علم کئی مہینے کے بعد ہوا۔ دراصل وہ کمپنی حقیقت میں بھی جب اتنی بڑی ٹرانزیکشن اس کی ہوتی تھی، یہ بہت بڑی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اس کی جب ٹرانزیکشن ہوتی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جب ٹرانسفر کرائے جاتے تھے بینک سے تو بینک کا کمپنی کا سی ای او یوزلی اس کی یہ نارمل پریکٹس تھی کہ وہ مینیجر کو اس چیز کی انسٹرکشن دیتا تھا فون کے اوپر اور وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ دس واز اے کامن پریکٹس، تو اس سے مینیجر کو بھی شک نہیں ہوا، اور کمپنی کیونکہ بہت بڑی تھی اس میں ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوتی رہتی تھی، تو آواز اس کی تھی، ان کے سی ای او کی تھی، اور یہ جناب ٹرانزیکشن ہو گئی اور کامیاب ٹرانزیکشن ہوئی، اور جو لٹیرے تھے وہ 35 ملین ڈالر کے مالک بیٹھے بٹھائے بن گئے۔ اب اس وقت تک جب تک یہ حادثہ نہیں ہوا تھا تو یہ پریکٹس جاری رہی، اور اس واقعے کی تفصیل آپ کو ایک مشہور میگزین ہے فوربس میگزین، جو انٹرنیشنل میگزین ہے، اس کی ایک اشاعت میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو آپ اس فوربس میگزین کی اشاعت میں یہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہیومن امیجز جو ہوتے ہیں، انسانی جو ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے انسان کا، ان کو سنتھیسس کے ذریعے دوسرے چہرے اور اس کی آواز سے بدل دیا جاتا ہے۔ مینس کہ میں یہاں پر کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو فرض کے کسی اور کی آواز میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری جگہ پر چہرہ کسی اور کا سنتھیسس کے ذریعے ہو جائے گا اور آواز بھی بدل جائے گی اور 2 نمبر فیک آواز بھی بن جائے گی، اور اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی قریب میں ایک جج تھے، غالباً سیشن جج تھے سیشن کورٹ کے، ارشد ملک، اور جس بیچارے کو بعد میں اسی وجہ سے خودکشی کرنا پڑی، وہ تھے۔ پھر عمران صاحب کے بارے میں کافی چیزیں بیان کی گئی، اب اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نہ ان کی حمایت کروں گا، نہ ان کی مخالفت کروں گا، نہ اس کو نیگیٹ کروں گا، نہ اس کی فیور کروں گا، نہ اس کو پازیٹیو کہوں گا، نہ نیگیٹو کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اٹ از پاسبل کہ وہ بھی فیک ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں درست بھی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مگر کیا ہوا کہ ہمارے ملک میں ان لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے مخالفین کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کردار کشی کے شکار ہمارے کچھ چیدہ اور بڑے بڑے رہنما ہوئے ہیں، جن میں میں 2-3 نام لوں گا۔ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر، جیسے میں بھی بات کر رہا تھا، اور پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اعظم خان سواتی ہیں، پی ٹی اے کے بڑے لیڈر ہیں، اور پی ڈی ایم کے رہنما اور سابقہ گورنر جو پی ایم ایل کے ہیں، ایکچولی پی ڈی ایم کے نہیں ہیں، پی ایم ایل ان کے ہیں، زبیر محمد عمر جو ہیں، وہ قابل ذکر ہے، اسد عمر کے یہ بھائی ہیں۔ تو ان ویڈیوز کو اور آڈیوز کی شناخت بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ ان کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ دیر آر ٹولز ٹو ریکگنائز دس، جسے آپ فورنزک آپ کے پاس ہے، اس میں اگر یہ پیش کیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاکستان میں زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ آواز تو ان کی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا ہے، مگر
اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور ڈیپ فیک ویڈیوز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ آواز بھی اوریجنل آواز کی وجہ آپ کسی اور کی آواز کو بھی اس کی آواز میں بدل سکتے ہیں. تو لیکن ہماری حکومت اور عدلیہ شاید ان کی شناخت کرنا نہیں چاہتی اور ان معاملات کو اسی طرح مشکوک رکھنا چاہتی ہیں. یہ موضوع ویسے تو بہت طویل ہے، اس کی شناخت اور اس کے روکنے کا طریقہ بھی ہے. اگر آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن چاہیے تو کامنٹس میں مجھے آپ کامنٹس ڈالیں، تو اگلے کسی موقع پر میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیوز کے ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور ان کی ریمیڈی کیا ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت لینتھی موضوع ہے. میں نے تو بہت مختصراً بتایا تاکہ آپ کو تھوڑی سی آشنائی ہو جائے اس چیز سے کہ یہ لوگ کہاں کہاں تک کیا کیا کر رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنے کافی. زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ پھر بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کو اپنی خیر و برکت سے نوازے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بار السلام علیکم اور شکریہ.